हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स, इसको हम पहले समझेंगे। उसके बाद हम इसके जो फैक्टर्स हैं या जो भी अलग पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है कि रासायनिक बल गति भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, क्रियाविधियों तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में रूपांतरित होता है इस जिसके गुण भिन्न होते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहूँ मैं तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, सांद्रता डिक्रीज होती है, और इसकी सांद्रता टाइम के साथ बढ़ती जाती है, इसकी कम होती है, इसकी बढ़ती जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि हम जो रासायनिक बल गतिकी है या रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स हम किसको कह रहे हैं, वो इसको कह रहे हैं कि ये अभिक्रिया जो है ऐसी शाखा रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर किसी भी अभिक्रिया के वेग, मतलब ये अभिक्रिया कितनी जल्दी हो रही है कितनी धीरे हो रही है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उस और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं, दूसरी अति मंद अभिक्रियाएं, तीसरी मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, तात्कालिक मतलब वो जल्दी हो जाएंगी, आयनिक अभिक्रियाएं हैं, दूसरी अति मंद है और तीसरी मंद है। तो तात्कालिक क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि के द्वारा मापा ही नहीं जा सकता है। आयनिक अभिक्रियाएं तात्कालिक होती हैं। एग्जाम्पल है NaCl प्लस HNO3 करोगे तब क्या बहुत जल्दी, इतना जल्दी NO3 और HCl बन जाएगा कि आप उस वेग को माप भी नहीं सकते हो। तो इस अभिक्रिया में Ag प्लस जो है वो Cl माइनस से रिएक्शन करके AgCl बन गया है। इस क्रिया की गति बहुत अधिक होती है। तो आप जानते हो AgNO3, यहाँ पर AgCl आयनिक है और इस हिसाब से NaCl आयनिक है, तो इसको अभिक्रिया को हम आयनिक कह सकते हैं। अगली अभिक्रिया है अति मंद अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की गति अति मंद होती है, कुछ की इतनी कम गति होती है कि दिनों या वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है आपको। अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं जैसे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं कह रहे हैं हम, अनुपस्थिति कह रहे हैं, में H2 व ऑक्सीजन यानी कि आपका हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उससे जल बनने की क्रिया। हमारे सामने तो जल जो है वो बना बनाया है इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन जल बनने में बहुत अधिक समय लगा, तो इसको अतिमंद अभिक्रिया के अंदर लेंगे हम। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यह जो अभिक्रिया है वो बहुत धीरे होती है, बहुत अधिक समय में जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। मंद अभिक्रियाएं, अधिकांश अभिक्रियाएं मंद होती हैं। ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों में या घंटों में पूर्ण हो जाती है। देखो ये वर्षों में पूर्ण होगी या सदियों में पूर्ण होगी, ये तो बहुत ही नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, और ये इसको मिनट या घंटे लग सकते हैं। तो जिनमें कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है, इनका वेग मापा जा सकता है। जैसे एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल को मिलाएंगे तो हमारे सामने जो एस्टर बनता है और H2O2 का अपघटन होता है, ये दोनों प्रकार की, या N2O2 का अपघटन है, दोनों तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं जो है इनका वेग भी हम माप सकते हैं, और ये कुछ मिनटों या कुछ घंटों में अभिक्रियाएं हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये स्थिरीकरण की अभिक्रिया है, कुछ मिनटों में हो जाती है। कुछ मिक्स करते जो हीट करते हैं तो कुछ सेकंड का समय लेती है और ये हो जाती है, हमें फलों जैसी गंध आ जाती है। तो हम माप सकते हैं कि अभिक्रिया कितनी जल्दी हो रही है या इसमें कितना समय लग रहा है। अभिक्रिया का वेग, अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि इकाई समय में, कोई भी आप समय ले लीजिए, पर्टिकुलर 1 मिनट ले लीजिए, 1 सेकंड ले लीजिए, है ना, जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है यानी कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो चाहे इसकी सांद्रता ले लो या इसकी सांद्रता ले लो, इन दोनों की सांद्रता में उस पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे अभिक्रिया का वेग। जैसे हमने लिया 1 मिनट और आपके पास एक जो रिएक्टेंट था उसका, उसकी सांद्रता बहुत अधिक बदल गई और एक रिएक्टेंट की सांद्रता कम बदली, तो हम कह सकते हैं कि इसकी अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक था और इसका बहुत कम था, है ना। फिर उसके बाद इसमें दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, जैसे ये आपका डेल्टा आर लिख दिया। डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया कि ये आपका अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, इसको हम डेल्टा से शो किया। ठीक है, और दूसरा हम कर सकते हैं डेल्टा पी से, यानी कि जो आपका उत्पाद है उसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है। पहले उत्पाद की सांद्रता शुरू में कितनी होगी, जीरो होगी, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी, तो जो भी चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा पी से लिखेंगे। और रिएक्टेंट जो पहले 100% होता है वो बाद में धीरे धीरे होते होते 0% में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो भी चेंज होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा आर से। ठीक है, तो दो प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता की कमी के वेग में रूप में और किसी एक उत्पाद की सांद्रता की वृद्धि के वेग में रूप में। देखिए उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है और अभिकारक की सांद्रता में कमी है। किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो आर जो है अभिकारक अणु है और पी जो है उत्पाद अणु है। अभिक्रिया में आयतन स्थिर है, अभिकारक अणु का 1 मोल उत्पाद प्रोडक्ट के 1 मोल को निर्मित करता है, मतलब 1 मोल 1 मोल को बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं यदि T1 व T2 समय पर, तो मैं आपको जनरली समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक टाइम है T1, एक टाइम है T2, इस पर जो R है वो है आपका R1 और इस पर जो आपका R है वो है बेटा R2, और प्रोडक्ट जो बना है R से P वो सपोज ये है आपका P1 और ये है आपका P2। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये टाइम t1 पे रिएक्टेंट R1 था और फिर R2 हो गया t2 पे, टाइम t1 पे प्रोडक्ट P1 था फिर ये P2 हो गया। और अगर हम इसको सांद्रता में परिवर्तन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा P1 और डेल्टा P2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हम जनरली बात करें तो इतना हम नहीं जाएंगे, अभी इसको नहीं समझेंगे। हम इसको देखते हैं कि हमारा T1 है और ये T2 है, यहाँ पर आपका R, यहाँ पर आपका P। T1 पे जो R है वो R1 है और प्रोडक्ट जो है वो P1 है, यहाँ पर ये R2 हो जाएगा और यहाँ पर ये P2 हो जाएगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो सांद्रता को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इसको। इसका मतलब हो गया कि R1 की सांद्रता, ये अभिकारक R2 की सांद्रता, ये उत्पाद P1 की सांद्रता और ये आपके P2 की सांद्रता। अगर हमें डेल्टा R और डेल्टा P निकालना है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए, ये आपका अभिक्रिया का वेग है, आर की सांद्रता में कमी अपन कमी में लगा समय, और प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि की दर क्या होगी, प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि अपन वृद्धि में लगा समय। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन करेंगे तो जो समय में परिवर्तन आया वो डेल्टा टी आ जाएगा। सांद्रता आर की सांद्रता में जो परिवर्तन आया है वो हो जाएगा डेल्टा आर बराबर आर टू माइनस आर वन, और प्रोडक्ट की सांद्रता में जो परिवर्तन आया वो हो जाएगा पी टू माइनस पी वन, इट इज़ डेल्टा पी। ठीक है, अगर हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है तो हम देखो रिएक्टेंट जो है हमारा अभिकारक है उसके संदर्भ में कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये तो हो गया सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, और ये माइनस क्या है, ये बता रहा है कि सांद्रता में कमी हो रही है। इसी प्रकार प्रोडक्ट के साथ निकालेंगे तो डेल्टा पी होगा अपॉन डेल्टा टी होगा, और ये प्लस लगेगा। प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्लस लग रहा है। रिएक्टेंट की मात्रा में कमी हो रही है इसलिए नेगेटिव लग रहा है, यानी कि माइनस लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ देखो माइनस साइन, तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी को बताता है, और प्लस जो है वो किसको बताता है, वृद्धि को बताता है। अब अभिकारक को वो उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन आप देख सकते हैं। ये आपका समय, जैसे समय बढ़ रहा है प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। ठीक है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। फिर औसत वेग हम बात करेंगे। औसत वेग देखिए, आप जैसे आपको उदयपुर जाना है, आप कहाँ हो अभी, सपोज नाथद्वारा हो, यहाँ से आपको उदयपुर जाना है, तो आपने 60 किलोमीटर का सफ़र जो है वो अलग अलग स्पीड पे, सपोज कभी आपकी स्पीड 20 थी, कभी 30 थी, कभी 60 थी, कभी 70 थी, आपने 1 घंटे में यानी 1 आवर में ये स्पीड कवर कर ली, ये एरिया कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर कर ली, तो आपकी स्पीड क्या हो गई बेटा, 70 किलोमीटर पर आवर, यही होगी ना। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। लेकिन मैं आपको पूछूं कि इस पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी थी, आपका आंसर होगा सर 30। इस पे कितनी थी, 20। सपोज आपके टोल के यहाँ पर आपकी स्पीड 10 हो गई तो आपको होगी सर मेरी 10 थी। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग बोलेंगे, और एवरेज यानी कि औसत वेग बोलेंगे इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं औसत वेग क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में क्रियाकारकों या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक अभिक्रिया है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और सपोज इस अभिक्रिया में ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया 100 ग्राम में, तो टोटल जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 100 से 100 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 100 ग्राम पूरा ये क्या हो गया है, डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट में बन गया है, और टाइम लगा सपोज 10 मिनट का, तो ये हो गया इसका एवरेज निकालोगे तो क्या निकालोगे, हर 1 मिनट में कितना हुआ कि 10 ग्राम जो है वो डिकम्पोज हुआ है, 10 ग्राम प्रोडक्ट बना है, यही निकालेंगे हम। तो ये पूरा एवरेज निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछा जाए आपसे, ये जो बी में कन्वर्ट हो रहा है पूरा 100 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे यानी इतनी इस टाइम पे, जो भी टाइम है सपोज अब टी एक्स है, इस पे ये कितना होता, तो यहाँ पर इसकी जो भी रेट होगी, कभी रेट ज़्यादा कभी कम हो सकती है, उसको हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग यानी कि रेट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर औसत वेग इजिकल टू माइनस लगाएंगे क्रियाकारक के लिए और प्लस लगाएंगे उत्पाद के लिए, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। किसी छोटे समय अंतराल के लिए औसत वेग की गणना की जा सकती है। यदि C1 व C2 सांताएं हों तो C1 T1 और T2 समय में औसत वेग कितना हो जाएगा, ये औसत वेग V बार से बताया गया, प्लस माइनस इसलिए प्लस तो लिए प्रोडक्ट के लिए और जो आपका माइनस है वो रिएक्टेंट के लिए, यहाँ पर सांता लिख दी C, दोनों की हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ये आपका है इस तरह से। हम देख सकते हैं फर्स्ट वाला अभिक्रिया ए व बी के लिए, ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही तो होगी, विलुप्त हो रहा है ए का क्रियाकारक है अभिकारक है। बी के निर्माण की दर क्या होगी, तो प्लस लगेगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि निर्माण हो रहा है तो प्लस लगेगा, वृद्धि हो रही है। तो इस दोनों को लिखें। अब देखो आप अभिक्रिया की जो दर है ए से बी में बदलने की,
वो ए के विलुप्त होने की दर और बी के निर्माण होने की दर दोनों के बराबर है। मतलब अगर विलुप्त दर होने की दर ही निकालूं तो भी मैं निकाल सकता हूँ अभिक्रिया का वेग, और बी से भी निकालूं बी के प्रकट होने की या निर्माण होने की दर तो भी मैं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब ये दोनों जो हैं दोनों बराबर हैं, तो हम इसको बराबर रख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग दोनों पर डिपेंड करता है। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी और प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें कि अभिक्रिया ए से टू बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभिक्रिया में ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और बी के बनने की दर क्या होगी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यही होगी। लेकिन अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर टू बी लिखा हुआ है, तो इस टू का क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है जब कभी ऐसा मोल आ जाए तो उसको जब आप अभिक्रिया का वेग लिखोगे तो उसको लिखना पड़ेगा 1/2। 3 आ गया तो 1/3, 4 आ गया तो 1/4, ऐसे लिखना पड़ेगा, और 1/4 आ गया तो 4 लिखाएगा। तो ये तो हो गया माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू, यहाँ पर टू बी है इसलिए 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर 1/5 आ गया, डेल्टा बी आर अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर बी आर ओ थ्री 1 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1/1 है। 6 थे तो 1/6 आ गया, और ये प्लस में आ जाएगा, प्रोडक्ट है इसलिए, तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग। मैंने बता ही दिया आपको ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वो ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, और ताक्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समयांतराल जो है आपका कौन सा, डेल्टा टी को घटाकर शून्य को, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ले जाते हैं और सांता का सीमांत मान लेते हैं। यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों के शांतम परिवर्तन डेल्टा सी हो तो लगने वाला समय डेल्टा टी हो तो औसत वेग क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अभी अपन ने पढ़ा, अवकलन करेंगे इसका तो लिमिट कितनी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। या अवकलन करने पर मान प्राप्त हुआ था, आपको यही ध्यान रखना है कि उसमें आ रहा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसका अवकलन किया तो हमारे पास आ गया डी सी अपॉन डी टी। ये आर इंस्टेंटेनियस है, यानी कि आपका ताक्षणिक वेग है। तो याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डी टी, मतलब डी सी अपॉन डी टी, नॉट डेल्टा। तो डी सी सांता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और डी सी डी टी जो है वो है परिवर्तन में लगा सूक्ष्म समय। यदि किसी वस्तु P पर ताक्षणिक वेग ज्ञात करना हो तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींचकर उसका ढाल ज्ञात किया जा सकता है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं। ये C1 है, ये C2 है, T1 है, T2, ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन। ठीक है, T1 पे और T2 पे जो कंसंट्रेशन है वो हमने लिख दी। ये पूरा आपका एवरेज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप निकाल दोगे उसमें टाइम का भाग दे करके। लेकिन किसी एक पॉइंट पे अगर पता करना था कि स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस पॉइंट पे हम उसका पर्टिकुलर जो है वो निकाल सकते हैं। तो P पर ताक्षणिक वेग क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी टी सी टू माइनस सी वन, टी टू माइनस टी वन, यहाँ हम लिखेंगे डी सी अपॉन डी टी लिखेंगे ये। ठीक है, उसके बाद में हमारे सामने एक अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं N1A प्लस N2B चेंज इंटू M1C प्लस M2D के लिए ताक्षणिक वेग निकालना है। तो सिंपल सी बात है, N1 है तो 1/N1 हो जाएगा, और क्रियाकारक इसलिए माइनस आ जाएगा। बाकी D है, ताक्षणिक लिख रहे हैं इसलिए अवकलन किया हुआ तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा। बस इसी तरह हम सबको लिखना है। तो ये हो गया, उसके बाद में 1/N2 हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी, प्लस लगेगा 1/M1 डी सी अपॉन डी टी, और प्लस लगेगा 1/M2 डी डी अपॉन डी टी। तो इसको आप अगर एक बार अच्छे से समझ गए तो फिर आपको कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में कभी कहीं समस्या नहीं आएगी। N2 प्लस थ्री एच टू चेक करो, यहाँ पर 1 है तो 1/1 तो माइनस डी अपॉन N2 अपॉन डी टी, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इस प्रकार का प्रश्न। फिर है आपका अभिक्रिया है x प्लस वाई, 2z बन रहा है, में x में विलुप्त होने की दर अगर 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल सॉरी मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो y के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो, z के बनने की दर ज्ञात करो। तो x के विलुप्त होने की दर क्या दे रखी है, क्या होती है जनरली, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वाई के विलुप्त होने की दर माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, जेड के बनने की दर क्या होती है, प्लस यहाँ पर कितना 2z है तो 1/2 आ जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। अगर आपके सामने ये समीकरण है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस 1/2 डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको सामने एक वैल्यू गिवन है, तो ये इसके बराबर है, मतलब हम इसको दोनों को इक्वल लिख देंगे, ये इसके इक्वल में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है, 2 इधर चला गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो जेड अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, ये इसके इक्वल है ना भाई, ये डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा एक्स जो है ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू हुई। तो फर्स्ट आंसर तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। सेकंड में हमने इसको और इसको इक्वल रखा क्योंकि तीनों तो इक्वल है, तो इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 इधर चला गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, बस आंसर आ जाएगा हमारे सामने। 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम समझते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, यानी इनिशियल रेट क्या होती है। तो प्रारंभ में जब टी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, समय पर किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। यदि सांता व समय के बीच खींचे गए ग्राफ में ऊपर की ओर बढ़ाएं तो सांता अक्ष की बिंदु ए पर काटता है। ए पर टी इज इक्वल टू जीरो है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिकारक का अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो ये आपका टाइम है, ये आपका टी इज इक्वल टू जीरो है, इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर, तो ये इक्वल टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब मतलब प्रारंभिक वेग है, जब अभिक्रिया इनिशियली स्टार्ट नहीं हुई है, टी इज इक्वल टू जीरो, अभिक्रिया स्टार्ट होनी है, अभी हुई नहीं है, उसको हम बोलेंगे। अब अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक क्या होता है ये हमको समझना है। अभिक्रिया का वेग है ना, अभिक्रिया का वेग हम समझेंगे यहाँ से। अभिक्रिया वेग क्या होता है, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से हम देखेंगे कि क्रियाकारक की जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे आपका ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये तो है उत्पाद और ये है क्रियाकारक, तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग, ठीक है। समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो समानुपाती होती है किसके, क्रियाकारक जो है, सपोज ए है आपका, उसकी सांद्रता के, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्रियाकारक भी हो सकते हैं। तो किसी क्षण ए की सांद्रता सी ए हो तो द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से हम अभिक्रिया के वेग को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये समानुपाती किसके हो जाएगा, सी ए के हो जाएगा। तो अगर इसको बराबर करते हैं इसको, तो यहाँ समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, इसमें अपन लिखे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेट हो गया। सपोज एक अभिक्रिया है आपके सामने, ए प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, क्रियाकारक हो गए। तो मैं इसके लिए रेट लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आपका क्रियाकारक है आर, यानी ए था ना, ए और बी, इन दोनों की जो मैंने लिख दी सांता लिख दी, उसके क्या समानुपाती होता है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल करता हूँ तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू के आ जाएगा कांस्टेंट, और ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का वेग। तो के समानुपाती स्थिरांक हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने रेट को डी एक्स अपॉन डी टी लिखा हुआ है, के सी ए हो गया, वो सिंपल सी बात है। एक अन्य अभिक्रिया है ए प्लस बी प्लस सी सी उत्पाद। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, ए बी सी तो हमें लिख ही दिया, मैंने अभी आपको बताया था, और जो इसका मोल्स है उसकी पावर बन जाएगा ए बी सी। तो इसमें हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इजल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर स्मॉल सी। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की सांद्रता समान हो, यानी इकाई हो, तो ए की पावर ए इजिकल टू बी की पावर बी इजिकल टू सी की पावर सी इजिकल टू वन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू के, क्योंकि ये सब क्या हो गए, वन हो गए, तो आप देख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। जब कभी तो सांता इकाई हो जाए, अगर अभिकार कोई सांता क्या हो जाए, इकाई हो जाए, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक जो है वही अभिक्रिया का वेग होता है। तो इसको हम लिखते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। किसी भी अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिकारों की सांता क्या हो जाए, इकाई हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, इस वेग नियतांक की इकाइयाँ पढ़नी है। और इकाइयाँ हम कैसे निकालेंगे, तो वेग नियतांक की इकाइयाँ अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती हैं, ठीक है। सपोज एक अभिक्रिया है ए प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट इनटू दी प्रोडक्ट, तो अभिक्रिया का वेग आप निकालो, कैसे निकाल दो, शांतम परिवर्तन परिवर्तन में लगा समय, तो ये हो जाएगा सांद्रता इंटू समय इनवर्स, ठीक है। तो द्रव्य क्रिया के नियम से अगर हम निकालते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, के ए बी सी सी, के शांता ए, शांता बी और शांता सी। तो हम इसको लिखते हैं के शांता ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। समीकरण एक व समीकरण दो बराबर हैं, एक ही समीकरण है और ये समीकरण दो बराबर हैं। तो आपको लिखना है शांता इंटू समय इनवर्स इजिकल टू के शांता और ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा। इसको हम नीचे भेज दें अगर, तो शांता क्या आ जाएगा, एन लिखना है उसको, ए प्लस बी प्लस सी को, तो ये हो जाएगा सांद्रता इंटू समय इनवर्स अपॉन शांता की पावर एन इजिकल टू के आ गया। तो ये हो जाएगा आपका के की क्या, इसकी यूनिट निकालने का फॉर्मूला। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या लिखना है, आपको ऊपर लिखनी है कंसंट्रेशन, सिंपल बता दूं मैं आपको, कंसंट्रेशन अपन यहाँ पर लिखना है आपको टाइम यानी कि सेकंड इनवर्स इंटू लिखना है वन अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। बस ये इतना सा आप क्या रखना, जो भी ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को यहाँ पर आपको लिखना है, जीरो है, वन है या टू है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वन बाय वन माइनस एन करके भी कर सकते हैं। तो सपोज के इज इक्वल टू शांता वन माइनस, इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, शांता वन माइनस एन ही होगा ना, वन माइनस एन इंटू समय इनवर्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं के इज इक्वल टू मोल पर लीटर वन माइनस एन इंटू सेकंड इनवर्स, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। सपोज शून्य कोटि के अभिक्रिया का हमें निकालना है तो एन इज इक्वल टू हमें जीरो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे एन इजिकल टू जीरो है, तो के जीरो इजिकल टू, ये के जीरो किसका है, वेग स्थिरांक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का। अभिक्रिया की कोटि जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर
के जीरो इज इक्वल टू मोल पर लीटर है, यानी कि यहाँ पर 1 - 0 हमें क्या लिखना था, एन माइनस, सॉरी 1 - n लिखना था ना, तो 1 - 0 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे इसकी 1 - 0 मतलब कितना हो गया 1, तो के जीरो इकाई क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये जिसकी पावर 0 होती है वो खुद ही क्या हो गया 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर 1 - 2 होगा, सॉरी एन माइन 1 माइनस क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पर 1 - 2 होगा ना, 2 - 1 नहीं लिखना है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये गलत है, ये -1 लिखना है, माइनस तो मोल पर लीटर -1, तो मोल तो हो जाएगा बेटा इनवर्स, लीटर हो जाएगा लीटर, क्योंकि इन्वर्स और सेकंड हो जाएगा सेकंड इन्वर्स, तो ये आपकी मोल लीटर इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, ये हो जाएगी आपकी इसकी यूनिट जो हो जाएगी, ठीक है। अब है हमारा अभिक्रिया कोटि क्या होती है, तो किसी भी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रिया को के सांता के पदों के घातों का योग होती है। तो सिंपल वे में कहें तो ये हम जब हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाते हैं, तो सपोज मैंने ये ए लिखा और सपोज मैंने ये बी लिखा, इनकी घात कितनी है, सपोज इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो 1 और 2, 1 + 2 मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। अभिक्रिया कोटि तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। सपोज मैंने आर लिखा और यहाँ पर लिख दिया 1, ये आपका ए है, और ये आप सपोज ये और इसकी पावर है 1, तो यहाँ अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, ए उत्पाद बन रहा है और ए की पावर 1 है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 2 ए उत्पाद बन रहा है और ए की पावर 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, और यहाँ पर 1 + 1 है तो ये आपके यहाँ पर 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया कोटि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। जैसे हम देखते हैं पहला N2O5 का तापीय विघटन करते हैं तो N2O5 कन्वर्ट होगा N2O3 में, मंद पद है। और ध्यान रखना किसी भी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, उसका मंद पद ही होता है। ये N2O3 NO+NO2 में कन्वर्ट हुआ, ये तीव्र पद है। NO+N25 मिलकर 3NO2 बना, ये भी तीव्र पद है। तो अभिक्रिया जो है किस पर निर्भर करती है, इस पद पर निर्भर करती है। तो तीनों पदों के प्रथम पद में सबसे मंद जो है प्रथम पद है, तो यही वेग निर्धारक पद होगा। तो अभिक्रिया का वेग जो है के किस पर निर्भर करेगा, सांता किसकी N2O5 इसी क्रिया कारक की। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो वेग निर्धारक पद की कोटि कितनी है 1, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। दूसरा हम देख सकते हैं NH4O2, तो यहाँ पर आप देखोगे N2+2H2 है, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक और एक दो, यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर एक दो हो जाएगा तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखो इसका पावर 2 लगा रखा है तो इसका मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर 1 और 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। FeCl3 पर SnCl2 वाली अभिक्रिया है तो इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। इस तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण कराना है तो यहाँ पर इसका 1 और ये हाफ है तो 1 + ½ कितना होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू भी होती है तो 1.5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। और NH3 गैस का AU और PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है तो ये N2+3, आपको पहले कैसा लग रहा है, इसका 1 और इसकी पावर 3 हो जाएगी, लेकिन इसकी पावर यहाँ पर NH3 पे, सॉरी हम प्रोडक्ट पे तो हमें जाना ही नहीं है ना, हमें इस पे जाना है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर NH3 है इसके ऊपर पावर 2 लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हमें याद भी करना पड़ेगा। इस अभिक्रिया कोटि कितनी होती है, शून्य होती है। ये अभिक्रिया शून्य कोटि, कुछ पर्टिकुलर है अभिक्रियाएं जो जनरली आपको घातों के योग से आपको प्राप्त नहीं होगी उसकी आंसर, आपको उसमें कुछ को याद ही रखना पड़ेगा। ऐसी हम पर्टिकुलर लिखेंगे अभिक्रिया और पढ़ेंगे उनको, तो स्पेशली हम उनको याद रख पाएँ, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया की अणु संख्यता, और उसके बाद में अंतर, और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं इनको समझने की, है ना। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है अभी तक कि हमारे पास अभिक्रिया की कोटि हमने समझ ली है, और उसके बाद में भिन्नात्मक कोटि मैंने बता ही दिया आपको, भिन्नात्मक कोटि होती है 1.5, अभी हमारे पास आंसर आया था, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता से अर्थ है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या। जैसे ए उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, एक ही ले रहा है तो अणुसंख्यता 1 हो गई। 2A है, दो भाग ले रहे हैं तो 2 हो गए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं N2+3H2, ये भाग लेके अमोनिया बना रहे हैं, तो ये तो कितना भाग ले रहा है, एक ले रहा है, ये 3 हो गए, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी 4 हो गई, ठीक है। बस यही अंतर है, आपको यही समझना है। जैसे H2+Cl2 है, H2+Cl2 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी 2 हो गई, ओके। इसी तरह हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ पर 2HI है तो अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें एक ही ले रहा है भाग, तो इसमें एक भी एक ही भाग ले रहा है, इसमें 2+1 3 भाग ले रहे हैं, इसमें 2+1 3 भाग ले रहे थे, त्रिअणुक हो गई, द्विअणुक हो गई, एक अणुक हो गई, ये देख रहे हैं। इस प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अणुसंख्यता 1 होती है, द्वितीय कोटि की 2, तृतीय कोटि की 3 होती है, लेकिन ये सदैव निश्चित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना सदैव निश्चित नहीं है।
जब जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश में H2 Cl2 के मध्य अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जबकि इसकी अणुसंख्या 2 होती है। कैसे हम समझते हैं? देखो H2 और Cl2 रिएक्शन कर रहे हैं, 2HCl बन रहे हैं। इसकी जो कोटि है वो कैसी है? वो कोटि है बेटा शून्य है। लेकिन आप देखोगे तो आप जब रेट ऑफ रिएक्शन लगाओगे तो आप लिखोगे कि सर H2 की पावर भी 1 होनी चाहिए और Cl2 की पावर भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि एक एक मोल तो दोनों है ही है ना, 0 मोल तो हो नहीं सकते। तो इनकी तो कितनी होनी चाहिए? 1+1 2। लेकिन सदैव ये निश्चित नहीं होता। जनरली ऐसा होता है कि अणुसंख्या और कोटि बराबर होती है, लेकिन हमेशा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें। और एस्टर का अम्लीय जल में अपघटन देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, देखोगे आप तो इस पर डिपेंड कर रही है, 1 लग रहा है। तो कोटि तो कितनी होगी? 1। लेकिन आणविकता कितनी है? देखो एक ये रहा और एक ये H2, तो 2 हो गए, क्योंकि H2 पर डिपेंड नहीं करता है। N2O का जल अपघटन करोगे तो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं आपको, तो आणविकता कितनी है? 2 है, लेकिन कोटि कितनी नहीं है? कोटि ओनली 1 है। और जैसे अभी ये अभिक्रिया हमने देख ली यहाँ पर, ये 3 पदों में संपन्न हो रही थी। इस अभिक्रिया में प्रथम पद सबसे मंद है, मंद पद ही वेग निर्धारक होता है, मंद पद की अणुसंख्यता ही अभिक्रिया की कोटि होती है। हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि में ये एक प्रायोगिक राशि है, अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रायोगिक राशि है, और ये एक सैद्धांतिक राशि है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है। कोटि जो है वो पूर्णांक, शून्य व भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन केवल प्राकृत संख्या, अणुसंख्यता केवल प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर ही होगी। 1 2 3 कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो अणु कभी भाग नहीं लेगा, या तो अणु होगा 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, और आधा अणु भी भाग नहीं लेगा, पूरे अणु भाग लेगा। प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, कोटि निर्धारित करनी है, तो 3A+2B। तो इसका वेग लिखा हुआ आपके सामने, अब आपको कोटि निकालनी है। तो ए 1+12 कर रखा है इसका, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो 1+12 है यानी 1.5 है, 1.5 है यानी कि 3/2 हो जाएगा। H2O2 3I-2H+, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, और वेग दे रखा है आपको H2O और I- 1+1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी 2 होगी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर दे रखा है 1 और ये हाफ है, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको वेग दे रखा है, अभिक्रिया का वेग दे रखा है, तो आप आराम से उसकी घात को देख करके अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। अभिक्रिया की कोटि और उसकी अणुसंख्या दोनों सदैव बराबर नहीं होती है, होती हैं बराबर लेकिन सदैव बराबर नहीं होती। अब है अगला हमारा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित करता है। तो पहला अभिकारकों की सांद्रता है। कैसे? अभिक्रिया की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, दोनों ही अनुक्रमानुपाती होते हैं। तंत्र का ताप यानी कि ताप का प्रभाव, तो मैं सीधा कहूँ कि ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये देखा गया है अभी ये अक्सर देखा गया है कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अभिकार को वो उत्पादों की प्रकृति, जैसे कि आयनिक प्रकृति के हैं। पुराने अभिक्रिया में क्या होता है? पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। अब किसी अभिक्रिया का वेग अभिकार को उत्पादों व बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे NO का NO2 में जो ऑक्सीकरण हो रहा है तीव्र गति से होता है, जबकि CO2 का ऑक्सीकरण धीमी गति से होता है। तो सिंपल सी वही बात है, आयनिक बंध है और एक में कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि सहसंयोजक बंध है, तो इसे एक तीव्र गति से होगा और एक मंद गति से होगा। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है? जनरली उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया तेज गति से होने लग जाती है। देखो ये आपका रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है। इसको इसमें कन्वर्ट होने से पहले एक संकुल बनाना पड़ता है, जिसको सक्रिय संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय संकुल। इस सक्रिय संकुल के लिए इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी तक जाना होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी इसकी होनी चाहिए, तभी ये सक्रिय संकुल में कन्वर्ट होकर फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर हम इस एनर्जी की वैल्यू कम कर दें तो ये इतनी सी एनर्जी गेन करेगा और निकल जाएगा, हो सकता है इसके पास इतनी एनर्जी हो। ठीक है, तो इसका मतलब अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, जो आपके पास जो एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा, उसका मान कम कर देता है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है लेकिन इसमें स्वयं का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, हम इसको ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। ये अभिक्रिया का मार्ग है, ये ऊर्जा है। पहले देखो ये रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, इतनी ऊर्जा ग्रहण करता है फिर प्रोडक्ट में बन रहा था। जैसे हमने ये कब है? जब हम कोई भी कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम क्रियाकारक सॉरी हम जो उत्प्रेरक यूज़ करते हैं तो ये सक्रिय ऊर्जा का मान इतना कम हो गया, मतलब इसने इतनी सी ऊर्जा ग्रहण करी और EBS में कन्वर्ट हो गया। तो ये अभिक्रिया जल्दी होगी जो E2 वाली केस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं। बाकी सारा जो डिटेल में है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन सी अभिक्रिया हैं। सतही क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख सकते हो, मुझे एक
लकड़ी का एक पीस है उसको बर्न करना है और एक लकड़ी का चूरा है, बुरादा है, उसको बर्न करना है, तो कौन जल्दी बर्न होगा? ये जल्दी बर्न होगा। इसका क्षेत्रफल कम है, सतही क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल अधिक है। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग इसमें अधिक होगा, ये जल्दी अभिक्रिया होगी। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग जो है वो अभिकारक के सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। इसी कारण आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा धीरे धीरे जलता है, जबकि उसके टुकड़े कर देने पर वो शीघ्र जल जाता है। माध्यम की प्रकृति, यदि अभिकारकों की प्रवृत्ति ध्रुवीय आयनिक होती है, जैसे ये NaCl है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? आयनिक हो गई ना। तो अभिक्रिया ध्रुवीय विलायक में कराने पर अभिक्रिया तीव्र होती है, जबकि अध्रुवीय विलायक में धीमी गति से होती है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में होगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में होगा, ठीक है। तो अगर अभिकार की प्रकृति ध्रुवीय है यानी आयनिक है, तो ध्रुवीय विलायक में कराओगे तो जल्दी हो जाएगी, अदरवाइज धीरे होगी। तो हमको ये ध्यान रखना है, ध्रुवीय को ध्रुवीय में ही कराना है, क्योंकि ध्रुवीय अभिकारक ध्रुवीय विलायक में आसानी से आयनित हो जाते हैं, जिससे आयनों के मध्य आकर्षण लगने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला है हमारा विकिरण प्रभाव। तो इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। H2+Cl2 है और ये बना रहा है 2HCl। ये जो अभिक्रिया है 2HCl, ये विकिरण के या किसी भी कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में हो रही है, तो इसको बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर HNO यानी कि सनलाइट लगा दी, ये अभिक्रिया बहुत तेज़ गति से होने लगी। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं विकिरण ने इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो विकिरण का अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनका वेग कम होता है, लेकिन विकिरण यानी फोटोन की उपस्थिति उनका वेग बढ़ जा सकता है। जैसे H2 व Cl2 अंधेरे में मंद गति से 2HCl में कन्वर्ट होता है, लेकिन जैसे ही आपने इस H2 और Cl2 के अंदर HNO यानी विकिरण डाल दिए, यहाँ पर सनलाइट में करवा दी, अंधेरे की अपेक्षा सनलाइट में करवा दी, तो ये विस्फोट के साथ तीव्र वेग से अभिक्रिया हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि विकिरण अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। माध्यम की प्रकृति करती है, आयनिक को आयनिक में करोगे तभी जल्दी होगा। सतही क्षेत्रफल करता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति भी प्रभावित करती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं अभिकारकों की उत्पादों की प्रकृति, ताप का प्रभाव और सांद्रता, ये सभी निर्भर करते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी टॉपिक्स आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझने हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और भी आपको कोई डिस्कशन करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।